कक्षा 9वीं एवं 10वीं के मेरे प्रियतम विद्यार्थियों, यह वीडियो मैं ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पिछले लगभग 1 माह से अधिक समय व्यतीत हो गए जब विद्यालय की कक्षाओं में आप लोगों से मेरा कोई सीधा संवाद संभव नहीं हो पा रहा है। इसी बेचैनी के कारण या फिर आप लोगों के भविष्य की चिंता के कारण मुझे ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा। इसमें से कौन सा कारण ज़्यादा जिम्मेदार है मैं कह नहीं सकता। इतना तो निश्चित है कि आप सबका समूह मेरे चिंतन की एक सक्रिय विषय वस्तु है और मैं इस नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ उसे आप तक पहुँचा दूँ। वैसे तो आपके विचार, आपकी भावनाएं जो अलग अलग बच्चों के मन में अलग अलग तरह की हुआ करती हैं, मैं सुन पाता, जान पाता तो बेहतर होता। सुनूंगा भी, पर हो सकता है तब तक काफ़ी समय निकल गया होगा और तब तक आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले चुके होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो का शीर्षक ही रखा गया है, क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें। इसके अंतर्गत 2 बड़े स्पष्ट प्रश्न हैं जो हर विद्यार्थी को, हर शिक्षक को, हर सुधी अभिभावक को और ऐसे सभी लोगों को जो जीवन को समझकर जीना चाहते हैं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न जितने महत्वपूर्ण हैं, हम उसे उतने ही हल्के ढंग से लेते हैं। इसके उत्तर की बात तो दूर, हम इस पर गंभीरता से सोचना भी नहीं चाहते। प्रायः इन प्रश्नों से बचकर निकल लेते हैं और अपने को अंधी दौड़ में शामिल कर बेतहाशा भागते दिखाई पड़ते हैं। दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, पर कहाँ पहुँचने के लिए दौड़ रहे हैं पता ही नहीं है। सोचिए जरा, कितनी हास्यास्पद स्थिति होगी। भीड़ में किसी बेतहाशा दौड़ते हुए व्यक्ति को रोककर पूछा जाए कि भैया कहाँ जाना चाहते हो, तो वह कुछ स्पष्ट उत्तर न दे पाए, इधर उधर देखने लगे और धीरे से बोले कि मुझे क्या पता, जहाँ सब जा रहे हैं वहीं मैं भी जा रहा हूँ। और दौड़ की थकान और मन के तनाव के चलते वह ऐसा पूछने वाले को ही पागल समझ ले। आज अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। कुछ तो दौड़ भी नहीं रहे, सिर्फ दौड़ने का नाटक कर रहे हैं, दौड़ते हुए दिखाई पड़ना चाह रहे हैं। मेरा मानना है कि ये आंख बंद कर बेतहाशा दौड़ने वालों, अर्थात बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के यात्रा करने वालों से बेहतर स्थिति में है। इनके प्रति हमारी ज़्यादा सहानुभूति है। इन्हें जल्दी लक्ष्य की ओर अग्रसर भी किया जा सकता है, यह मेरा व्यक्तिगत अभिमत है, क्योंकि इनकी ऊर्जा बर्बाद नहीं हुई है और इस ऊर्जा को जल्दी दिशा दी जा सकती है। कक्षाओं में कभी कभी सामान्य या उससे भी निचले स्तर के विद्यार्थी आगे चलकर बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। ये बच्चे इसी प्रकार के होते हैं। आरंभ में इनका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता, ये केवल पढ़ाई का नाटक कर रहे होते हैं, पर जैसे ही पढ़ाई में इनकी रुचि जगती है, इन्हें मज़ा आने लगता है, ये बहुत अच्छा करने लगते हैं और बहुत सही रास्ते पर बहुत दूर निकल जाते हैं। उन्हें सिर्फ जगाने की ज़रूरत होती है। इस जगाने के कार्य में शिक्षक, अभिभावक तो शामिल होते ही हैं, पर सबसे उत्तम कोटि का जागरण स्वयं जागृत हो जाना है। और विश्वास करें, ऐसा होता भी है। बच्चे खुद भी जागृत हो उठते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सुबह सुबह बहुत सारे बच्चे बिना माता पिता के जगाए स्वयं जग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जीवन में भी ऐसा होता है। जब हमारे उन्नत संस्कार हमारे अंदर जागृत हो उठते हैं, सक्रिय हो उठते हैं और हम सजग होकर सोचने लगते हैं, हमारी यात्रा की दिशा तय होने लगती है
और जैसे ही दिशा तय होती है, लक्ष्य दिखने लगता है, जीवन की दशा भी तय हो जाती है, निश्चित रूप से बदलने लगती है। ये बच्चे भीड़ से अलग दिखने लगते हैं और ऐसे बच्चे भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकते। ये उनके प्रेरक हो जाते हैं, उनके गाइड हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य ऐसे ही स्वयं जागृत बच्चों को तैयार करना है। मैं बच्चों को जगाने में बहुत विश्वास नहीं करता, उनके जग जाने की परिस्थितियां पैदा कर देना मेरी कोशिश रहती है। और मैं अपने बच्चों में वह प्रेरक शक्ति पैदा करना चाहता हूँ, वह शक्ति जिससे वह स्वयं भी जागृत हो जाए और दूसरों को भी जागृत करने में मददगार हो। यह मेरे जीवन का एक बड़ा मिशन है और ईश्वर की कृपा से मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति भी आप जैसे सामान्य एवं अति सामान्य या उससे भी निम्न स्तर के बच्चों से प्राप्त होती है। अतः मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ही बच्चे मेरी वास्तविक पूंजी हैं। यही समाज और देश का भविष्य निर्धारित करेंगे, यही भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। आइए क्यों पढ़ें पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर अपने अंदर ढूंढने का प्रयास कीजिए। आम तौर पर आज के इस दिखावे की प्रवृत्ति से भरी जिंदगी में पढ़ने का उद्देश्य अधिकतम अंक प्राप्त करना हुआ करता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे बच्चे कोई भी शॉर्टकट अपना लेते हैं। इस कार्य में उनके अभिभावक और शिक्षक भी यदाकदा सहायक हो लेते हैं, जिससे बच्चे इस कार्य की सुचिता एवं उपयुक्तता का कोई ख्याल नहीं करते, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाते। समाज भी बच्चों की प्रतिभा का मापदंड उनके द्वारा पाए गए अंकों को ही मानता है, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। इससे बच्चे अपने अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम का अंतराल बना लेते हैं, जो उनके लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी घातक होता है, बहुत घातक होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, सीखने के लिए पढ़ो, अपने को उन्नत बनाने के लिए पढ़ो, न कि अंक पाने के लिए। अंक पाना पढ़ने का एक बहुत ही छोटा सा, हम कह सकते हैं कि बहुत ही घटिया उद्देश्य है, जो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व को छोटा कर देता है, जीवन स्तर को घटिया बना देता है। हमें इससे बचना है। उद्देश्य बड़ा होगा तो हमारा जीवन भी महान होगा। जानते हो, जब हमारी दृष्टि दूर की होती है तो सिर स्वतः उठ जाता है। नज़दीक दृष्टि अर्थात छोटा उद्देश्य हमारा सिर स्वतः झुका देता है। यह हमारे शरीर का ही नहीं, हमारे जीवन का भी सच है। अतः तय करो या निश्चय करो कि पढ़ना है तो जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, सीखने के लिए, अपने अंदर के ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए, अपने कौशल को तेज करने के लिए। इससे तुम्हें पढ़ाई का आनंद भी आएगा और अंक तो आएंगे ही। यह मानकर चलो कि यह रास्ता लंबा है और इसमें बड़े धैर्य और संयम की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। और इन सारे गुणों को बीज रूप में तुम लोगों में मैंने देखा है। उसे उचित अवसर दो, वह विकसित होगा, पल्लवित पुष्पित होगा। यही तुम्हें जीवन की उपलब्धियों के सही मार्ग पर ले जाएगा। अब आइए क्या पढ़ें पर विचार करते हैं। विशेषकर 9वीं कक्षा के विद्यार्थी जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जब उसे अपने विषयों का चयन करना होता है, परीक्षा के माध्यम का चयन करना होता है। हिंदी लें या संस्कृत लें, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा का माध्यम हिंदी चुनें या अंग्रेजी चुनें, ये सब अभी तय करना होगा। इस संदर्भ में एक ही बात का ध्यान रखो कि जिस विषय या माध्यम में आप अपने को सहज एवं बेहतर अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त पाते हो, आप वही विषय चुनो, वही माध्यम चुनो। दूसरी बात ध्यान रखने की है कि विषय या माध्यम चुनते समय उसी विषय या माध्यम का चयन करो जो आपके भविष्य की योजना के अनुकूल हो। किसी दबाव में या दिखावे के लिए इसका चयन करना ठीक नहीं है। ध्यान रहे, 10वीं कक्षा के बाद विषय के चयन की
और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जिसमें तुम्हें अधिक आत्मविश्वास, अधिक परिपक्वता की ज़रूरत होगी। यह तो उसी की एक छोटी सी कड़ी है। 10वीं के बाद चुनौती गहरी होने वाली है। वक्तव्य काफ़ी लंबा हो गया है, अतः इस संदर्भ में मैं यही कहकर अपनी बात पूरी करूंगा कि अपने को पहचानो, अपने अंदर झांको, विश्वास करो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम खुद को महत्व दोगे तभी अन्य लोग भी तुम्हें महत्व देंगे, और ऐसा करने के क्रम में तुम्हारी छोटी छोटी लापरवाहियां खुद खत्म हो जाएंगी। विश्वास करो, ऐसा ही होगा। आत्मविश्वास ही असंभव को संभव बनाता है। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति हमेशा गुनगुनाओ, हमेशा ध्यान में रखो। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अपने जीवन में भी इसी प्रकार के आत्मविश्वास की आवश्यकता है आपको। आप उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, पढ़ने में, अध्ययन करने में अपनी रुचि को जागृत करें और अधिक से अधिक अभ्यास पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। जीवन में आपका रास्ता बहुत आगे की ओर जाएगा, बहुत उन्नति आपको मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।